Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Myself Vishwajit Pal. The channel B. Chemistry goes to several topics wise lecture, several solved paper in the area in the subject of chemistry. In my previous video, I already explained the JEE Mains 3rd September 2020 morning shift organic portion solved paper, जहाँ पे we discuss around 7 to 8 questions that are coming in that 3rd September 2020 JEE Mains paper, जो organic portion का था, जो क्वेश्चन को we explain in a depth format, in a depth explanation. जैसे मैंने बोला था, ये 3rd September 2020 का जो पेपर है, इसका तीनों पोर्शन होने वाला है. We will have the organic portion. Now we will have the inorganic portion. Now in the next video we have the physical portion, and these are the summation of these three video lectures. That is something called JEE Mains solved paper 3rd September 2020 total package. जैसे मैंने 2nd September का मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों सेशन का अपलोड किया है, यहाँ पे 3rd September का भी मैं अपलोड कर रहा हूँ. और ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है, खाली यहाँ पे फिजिकल या ऑर्गेनिक को लेकर हम लोग नहीं बात करने वाले हैं. सो द पार्ट इज, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खाली क्वेश्चन है, जहां पे अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस है टू डिस्कस अबाउट दिस 3rd September 2020 JEE Mains पेपर. आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल, सब खैरियत है. सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज समथिंग कॉल्ड JEE Mains सॉल्व पेपर 3rd September 2020 ओनली इनऑर्गेनिक पोर्शन. नाउ अगर आप ये चैनल पे नए हैं, इफ आर वाचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, please subscribe to my channel that is named as B. Chemistry. This channel goes to in the several topics wise lecture, several solved paper regarding various kind of competitive exams in the area in the subject of chemistry. तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर देना. And the part is the video lecture that I am uploading in my channel. If they are little bit helpful to you, then like button को एक बार दबा देना. And please share to your roommates, classmates and also juniors. और हम लोग का और एक फेसबुक पेज है which is also named as B. Chemistry. लिंक ये स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा. वो लिंक में जाके वो पेज को एक बार लाइक और फॉलो कर देना, बिकॉज वो पेज में रेगुलरली वी अपडेट अबाउट आवर वीडियो लेक्चर, जो एक शॉर्ट मोड में होता है, अबाउट आवर सेवरल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो वी विल हैव सम मॉडर्न साइंटिफिक ब्लॉग्स जो हर रोज वहाँ पे अपलोड होता है. और वो चैनल बहुत अप टू डेट्स है. इन एवरी डे, इन एवरी टाइम हम लोग कोशिश करते हैं वो चैनल को अप टू डेट रखने की, एज पर एज वी कैन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. आई होप जो भी सारे कंटेंट है वो चैनल में ख़राब नहीं लगेगा तुम्हें, तो एक बार जाके उसको देख सकते हो. उसके बाद लाइक फॉलो करना ये तुम्हारे ऊपर है. अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना या पेज को फॉलो कर देना. तो अभी के लिए B. Chemistry को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो. और अगर पिछले वाले वीडियो को देखना है तो 2nd September का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है JEE Mains का, और सॉलिड स्टेट का भी वीडियो हम लोग का जा रहा है. अराउंड 6 to 7 लेक्चर दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. तो वीडियो लेक्चर को अगर अच्छा लगे तो शेयर करना वो वीडियो लेक्चर को. एंड द पार्ट इज, ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक पोर्शन मैंने अपलोड कर दिया है पिछले वाले लेक्चर में. अगर नहीं देखा है अब तक तो आई बटन में उसका लिंक होगा, एक बार जाके देख लेना. उसके बाद हम लोग का फिजिकल का पोर्शन भी आएगा. सो आई होप द वीडियोज दैट आई अपलोडिंग इन माई चैनल, इट इज हेल्पफुल टू यू, इट इज बेनिफिशियल टू यू. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज B. Chemistry, एंड ऑब्वियसली लाइक, शेयर, कॉमेंट. सो आज के लिए वी विल स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर दैट इज JEE Mains सॉल्व पेपर 3rd September मॉर्निंग शिफ्ट मेमोरी बेस्ड पार्ट, inorganic portion only. So let's start our today's topic. So the first question is, we have 4 transition metal complexes and the question is, which of the complex will show optical isomerism by having this cis oxalate derivative complex, trans oxalate derivative complex, ammonia chloride derivative complex with cobalt, cis, and obviously the transform. तो यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स दिया गया है एंड यू हैव टू आंसर इट दैट विच वन विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिटवीन दिस 4 सिस्टम्स. अभी क्वेश्चन ये है कि ऑक्सालेट का मतलब क्या है. क्वेश्चन के आंसर पहले के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं. जो लिगेंड्स के बारे में दिया गया है वो लिगेंड्स क्या बोलना चाह रहा है. सो फॉर द लिगेंड दैट इज ऑक्सालेट,
ओके, ऑक्सालेट के लिए क्या होता है, द ऑक्सालेट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज C2O4 2 माइनस। C2O4 2 माइनस का मतलब क्या है, C2O4 2 माइनस का मतलब है ओके, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बिठा देते तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन अगर बिठा देते तो ये आता ऑक्सालिक एसिड, ये इसको हम लोग दो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इट विल बिकम ऑक्सालेट। सो एज इट हैज टू डोनर सेंटर, सो वी कैन जज इट एज अ बाइडेंटेड लिगैंड, एज अ बाइडेंटेड लाइगैंड, सही में। और बाकी जो है हमारे पास क्लोराइड आयन है विच इज समथिंग रिप्रेजेंट एज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, बिकॉज ये एक ही साइड ऑक्यूपाई करने वाला है इन द कोऑर्डिनेशन जोन ऑफ दैट सराउंडेड मेटल सेंटर, ठीक है। और है हमारे पास एमोनिया विच इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो हमारे पास जो लिगैंड्स है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑक्सालेट जो है बाइडेंटेड, क्लोराइड है मोनोडेंटेड, एमोनिया है मोनोडेंटेड। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वी हैव मेटल सेंटर ऑफ क्रोमियम एंड कोबाल्ट एंड दे आर सीस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्सेस। तो पहली बात ये चीज करने के बाद हम लोग को और एक चीज देखना पड़ेगा जिसका नाम है कि व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कोई एक फॉर्म, जैसे मान लो बी का अगर तुम मिरर इमेज करते हो तो यू विल गेट दिस, and these are mirror image to each other, and these two mirror image are non superimposable to each other। अगर ये एक एक के साथ अगर सुपर इम्पोज नहीं करता है तो if they are non superimposable to each other, ठीक है, then they should be counted as a part of enantiomer। okay, the mirror image that are non-superimposable to each other are something called enantiomer, and when this is something called enantiomer, it is exist in two form, one is D and second one is something called L। D for the dextro, L for the levo। levo का मतलब है माइनस, dextro का मतलब है प्लस, और D for dextro, L for levo। So as a pair of enantiomer they should exist as a dextro form and as well as the levo form। So which of the following complex will show optical isomerism? We have to judge that between these four complexes, which complex will have those kind of enantiomeric pair in their system। मतलब DL फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन जज दैट दिस शुड हैव ऑप्टिकल आइसोमर, अदरवाइज इट नॉट। तो यहाँ पे और एक चीज है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो है हम लोग का सिमेट्री एलिमेंट। This symmetry element is a very important part to explain whether the compound is optically active or not। तो सिमेट्री एलिमेंट में हम लोग के पास आता है सिग्मा, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम लोग के पास आता है आई, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिमेट्री। हम लोग के पास आता है सी एन, दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री। एंड हम लोग के पास आता है एस एन, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये चारों सिमेट्री एलिमेंट अगर कोई कॉम्पाउंड में एग्जिस्ट करता है तो फॉर दैट कॉम्पाउंड इट शुड नॉट एग्जिबिट एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। It will not exhibit any kind of optical isomerism though it has chiral centers। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन जज दैट दिस शुड नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दिस शुड हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये एनांशियोमर वाला फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ और एक भी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दो है सिमेट्री एलिमेंट का मामला। और ये सिमेट्री एलिमेंट अगर कोई कंपाउंड में जैसे सिग्मा, आई, सी एन, एस एन, इफ दे आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक कंपाउंड देन दे शुड नॉट कंसिस्ट एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम लोग का जो मेजर फैक्टर है वो दो है, एक है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और दूसरा है कौन सा वाला लिगैंड सराउंडेड है टुवर्ड्स दैट मेटल सेंटर। अगर लिगैंड बाइडेंटेड है, जैसे मान लो इन केस ऑफ ऑक्सालेट और इथिलीन एमीन, ओके, जिसको बोला जाता है ईएन, जिसका नाम है इथिलीन एमीन, इथिलीन डाइअमीन, EN। So these are something called bidentate ligand, and when the bidentate ligand is attached to that specific metal center, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक से होता नहीं है, अगर दो होता है या तीन होता है, इन मोस्ट ऑफ द केस अगर तीन होता है, bidentate ligand की तीन है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, then
that complex should have exhibit optical isomerism. मोनोरेंटेड लिगैंड के अकॉर्डिंगली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाता है. मोनोरेंटेड लिगैंड के अकॉर्डिंगली द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज ओनली शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म व्हिच एग्जिबिट एज अ सिस फॉर्म एंड द ट्रांस फॉर्म. सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, डजंट मैटर. अगर ओरिएंटेशन मेंटेन हो रहा है, इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग सिस ट्रांस आइसोमर तो होगा. लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस द लिगैंड रिक्वायर बाइडेंटेड लिगैंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमर. ये चीज दिमाग में रख लो. तो यहां पे ये दोनों जो ऑप्शंस है, वॉट एवर द फॉर्म्स आर, सिस और ट्रांस, वॉट एवर द फॉर्म्स आर, दिस विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. I can ignore this part totally because cis and trans form in the monodentate substrate, the monodentate ligand that we have, for that case it will not exhibit, the complex will not exhibit any kind of optical isomerism. To show the optical isomerism for the certain complex, it should have a bidentate ligand, that is either this complex or this one. They are only can show this kind of optical isomerism. तो मोनोडेंटेड लिगैंड के अकॉर्डिंगली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सोचना बंद कर दो. कि सीस है, जिन लोगों को मालूम है कि सीस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, लेकिन मोनोडेंटेड में क्या होगा, मोनोडेंटेड में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुम्हारा नहीं आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं बिटवीन दिस सिस एंड द ट्रांसफॉर्म व्हिच इज गोइंग टू बी हैव दिस काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म. तो देखने वाले हैं, उसके लिए दूसरा स्लाइड ले लेते हैं. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चीज जानने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है. मैं एक चीज बता दूं, ऑक्टाहेड्रल में ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट एग्जिबिट. ओके, अदरवाइज देयर इज नो जियोमेट्री दैट कैन हैव दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन. Okay, so uske accordingly when you have the coordination number 6 you can go for the optical isomerism. And the second thing is, that's a very important thing, you have to identify that bidentate, monodentate, which kind of ligands are attached to that metal center. If they are all monodentate, there is no possibility to have the optical isomerism. The coordination number, डेंटिसिटी ऑफ द लिगैंड्स एंड ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. मतलब जो चीज अभी मैंने यहां पे दिखाया कि दे शुड एग्जिबिट एज अ पेयर ऑफ मिरर इमेज व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर एंड दे आर एग्जिबिट एनंशियोमेरिक फॉर्म. जो एक डी आता है, दूसरा आता है एल, डेक्स्ट्रोरोटरी, लेवोरोटरी. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है. ओके, सो you have the complex. The first one is something called chromium CH2OX2. ठीक है. And you have the second complex जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, वो है ये. तो इसके बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करने वाले हैं. वी विल डिस्कस फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर दैट कॉम्प्लेक्स वी हैव टू ड्रॉ द सिस फॉर्म एंड द ट्रांसफॉर्म ऑब्वियसली. तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को पहले लॉन्च करते हैं. This is the chromium one, this is the Cl, and when the Cl is in 1,2 position, okay, when the Cl is in the 1,2 position for that certain substance is something called cis isomerism. Okay, यहाँ पे एक्चुअली जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, व्हेन यू हैव द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड व्हेन यू हैव टू ड्रॉ द सिस एंड द ट्रांसफॉर्म, एक चीज दिमाग में रख लो कि ये ज्योमेट्री जो है, ये ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल. एंड व्हेन दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन दैट इज 1, देन यू गो फॉर द 3, 2, देन गो फॉर 3, देन गो फॉर द 4, देन गो फॉर द 5, देन गो फॉर द 6. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मत करना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारे लिए. बिकॉज दिस 1 with respect to 2, 1 with respect to 3, 1 with respect to 4 and 1 with respect to 5, these are on the same side of the pyramid. ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऊपर से अगर तुम एक पिरामिड ड्रॉ करो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट 4 प्लेन्स
and these are the 4 planes that are coming from the upside of that pyramid, and the downside you have also the 4 planes, that is 4 plus 4, there are 8 planes, that is something called octahedral geometry. तो उसके अकॉर्डिंगली दीज आर द सेम फेज. अगर 6 के अकॉर्डिंगली जाओ तभी वो आएगा 3 के साथ 6, 2 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6 एक है. तो सेम फेज में जब हम लोग डालते हैं इन द सेम साइड, उसी को हम लोग सीज बोलते हैं. ऑपोजिट में जब हम लोग डालते हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं. तो इसका मतलब है तुम अगर 1-2 करो या तुम 1-3 करो और भी और कुछ करो, 1-4 करो, बोथ आर द रिप्रेजेंट द सीज कॉन्फॉर्मेशंस. And when you have the 1-6, only 1-6, that is something represent the transform. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सीस हो गया हम लोग का. दूसरा वाला हम लोग जो ड्रॉ करने वाले हैं, that is something called the transform. नीचे ड्रॉ कर दे इसको. This is something to transform. और इसको ऐसे करके फिर मैं ड्रॉ करता हूँ. ये इजी होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए. मैंने ऐसे एलाबोरेटली एक्सप्लेन किया है ये ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर. तुम ऐसे करके भी इसको ड्रॉ कर सकते हो. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म, दैट इज वेरी सिग्निफाइड, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड द सीस फॉर्म. नाउ द आंसर इज बिटवीन सीस एंड दिस ट्रांसफॉर्म व्हिच इज गोइंग टू बी हैव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पोर्शन. क्या होने वाला है देखो, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है. इन द ट्रांसफॉर्म व्हेन यू कंसीडर दिस ज्योमेट्री, it has a plane of symmetry which bisects the molecule into 2 equal halves, where one half is going to be mirror image to another. समझ में आ रहा है कि नहीं? You consider a hypothetical plane that is passing through the molecule, is bisects the molecule into 2 equal halves. If one half is going to be the mirror image to another, that is something called sigma plane. And as I explained, when this kind of symmetry elements are present in that certain compound, they are something termed as a optically inactive substance. That is pretty practical. तो देखो यहाँ पे अगर तुम ये प्लेन कंसीडर करते हो तो ऊपर वाला ये जो पोर्शन तुम्हारे पास आ रहा है और नीचे वाला ये जो पोर्शन तुम्हारे पास आ रहा है, both are mirror image to each other. This is bisects the two part which are mirror image to each other, and that is something called sigma plane of symmetry which has a trans orientation. और ये होने के लिए this should not exhibit any kind of optical isomerism. और एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं, कोई भी ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा प्लेन. अगर ऑब्वियसली सिमेट्रिक होता है तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक होता है बिकॉज दिस टू ग्रुप्स शुड बी सेम, अदरवाइज द ट्रांसफॉर्म शुड नॉट बी फॉर्म. ओके, सो फॉर दैट देयर शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. लेकिन सीस के लिए क्या होता है? सीस के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है. इफ यू हैव द मिरर इमेज, देन इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस. chromium, okay, this Cl Cl O O O O. If you go for the rotation part, it is something represented at, it is something represent. देखो तुम यहाँ पे clockwise आ रहे हो, if you start from that point, और अगर तुम यहाँ से same orientation follow कर रहे हो तो you come in the anti clockwise direction. So this is something represent different orientation along to their structure. Okay, so this is only possible because the monodentate ligands are in cis position and obviously the bidentate ligand are in there. If there is all monodentate ligand, they will not have this kind of conformation because कोई भी जगह में तुम जब रोटेट करोगे एक ही चीज तुम्हें देखने को मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? मोनोडेंटेट होता तो वही होता, तो इसीलिए मोनोडेंट का सिस फॉर्म भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है. सो फॉर दैट व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, ये क्लॉकवाइज को नाम दिया जाता है लैम्डा और इसको नाम दिया जाता है सिग्मा. ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है. And when you have these two parts which are something represent clockwise and the anti-clockwise direction, they are mirror image to each other but non-superimposable. अगर अच्छे तरीके से ये मॉलिक्यूल को तुम उठा के यहाँ पे तुम सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो तो सुपर इम्पोज करने के टाइम पे क्या देखने को मिलेगा? They will not superimpose to each other and that is something represent they exhibit in the different forms. So they are in the form of enantiomer which has two forms which are something represent, one is D form
and the second one is L form. D isomer, L isomer, matlab this cis form of this coordination compound will exhibit optical isomerism. तो हमारा जो आंसर था that should be the cis form, not the trans, and obviously not for the monodentate ligand consideration. समझ में आ रहा है? मोनोडेंटेट लिगैंड का पोर्शन हम लोग यहाँ पे उठाएंगे नहीं, बिकॉज वो चीज मैंने तुम्हें समझा दिया है, तो ये बहुत सही तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा. Okay, that's a very very important statement to have, that this complex will have optical isomerism. Because क्या होता है ना, geometrical isomerism के बारे में बहुत लोगों को पता होता है, they will know how to construct the structure, लेकिन optical isomerism में बहुत ज़्यादा confusion होता है कि कौन सा वाला देगा नहीं देगा. तो ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए है जो लोग ये confusion में आते हैं कि सर कोई समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम लोग डिस्कस करें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा. तो वो बच्चे लोगों के लिए है जो ये चीज़ में थोड़ा जजमेंटल है. Okay, so for that this is something a very interesting species which have the clockwise, which have the anti-clockwise direction. This is lambda, this is summation. तो इन दोनों को मिला के they are something represented as an enantiomer. They are mirror to each other but non-superimposable form. So they exist as a D and the L pair which represent the cis form is optically active. I think तुम्हें समझ में आ गया होगा. ओके मैं ज़्यादा अगर स्पीड में बोलता हूँ तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर थोड़ा धीरे बोलिए तो ज़्यादा समझ में आएगा. मेरा स्पीड ही ऐसा है, मैं ऐसे ही मोरलेस पढ़ाता हूँ. इंस्टीट्यूशन में जब मैं करता हूँ ऐसे ही करता हूँ. अभी तुम लोग का जब लेक्चर ले रहा हूँ ऐसे ही हो रहा है. अगर लगे कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इससे, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना. ओके, नाउ द पार्ट इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू हैव एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस में हर टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आता है, आइसोमेरिज्म पोर्शन से. ओके, ये मेरा होमवर्क मैं तुम लोग को दे रहा हूँ. मैं दो कॉम्प्लेक्स तुम लोग को दे रहा हूँ. वो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंगली ये चीज़ बताना कि सर कौन सा वाला देगा कौन सा वाला नहीं देगा. ये कॉम्प्लेक्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ कोबाल्ट. ओके, दिस CO कोबाल्ट. ओके, कोबाल्ट EN होल थ्राइस 3+. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है. ये कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा कि नहीं, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा कि नहीं आएगा. इट विल एग्जिबिट एज अ एनांशियोमेरिक फॉर्म, दैट इज अ D and L फॉर्म. और कैसे आएगा, कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे, स्ट्रक्चर करके एक पेज में उसको अपलोड कर देना. ठीक है, तो ये तुम लोग का क्वेश्चन है. तो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में आज का. ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 11, जहाँ पे you have the water which has a boiling point of 373 Kelvin, that is 100 degree centigrade, and you have the H2S. उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है कि लेस देन 300, 300 से 373 के अंदर, मोर देन जो भी है. ओके, अभी क्वेश्चन आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जब भी मामला आता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. कि जैसे मान लो यू हैव H2O एंड यू हैव H2S. बिटवीन दिस टू यहाँ पे लोन पेयर्स है, उसको लेके हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ये लोग बात करते हैं कि सर OH बॉन्ड स्ट्रांग है या SH बॉन्ड स्ट्रांग है, और जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो लोग बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. ये कोई लॉजिक नहीं है. दिस इज नॉट अ लॉजिक टू एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिस्पॉन्डेड टू बॉइलिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट पार्ट. So when you have the boiling point and the melting point part, this is something represented as कि ये जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो नाइबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है, नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल का मतलब when you have a system, there are Avogadro number of molecules that present in the system. So this Avogadro number of molecules, how much they are associated to each other by having some intermolecular attraction. Okay, by having some intermolecular attraction. That makes a very important fact to understand, which is the part to explain कि boiling point किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा. Because boiling point, melting point, ये चीज़ explain करने के लिए you have to consider the intermolecular attraction that exhibit the molecule associated to each other.
and when they are associated to each other, it become hard to release an atom or the molecule from the liquid to the vapor state. बिकॉज यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि वाटर को जब तुम लिक्विड से वेपर में लेके जाओगे वाटर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. दैट विल नॉट हैपन. इट विल बी सेम. द थिंग दैट विल चेंज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन दैट यू हैव टू ब्रेक to transfer the water molecule from the liquid to the vapor state. That is the part you have to understand. Okay, so for that, when you have this kind of system which has a melting point or the boiling point of 373 Kelvin, melting point 273 Kelvin है, तुम्हारे पास और एक सिस्टम है जो है H2S. तुम्हें पूछा गया है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन में जो चीज सबसे दिमाग में पहले आता है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और एक चीज दिमाग में आता है जिसका नाम है वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट. जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन. अभी आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दो पार्ट का होता है, एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर. तो आप कौन सा लेके बात कर रहे हैं? तो हम लोग तो ऑब्वियसली इंटर को लेके ही बात करेंगे. इंट्रा को लेके क्यों बात करेंगे? बिकॉज इंट्रा में क्या है, मॉलिक्यूल अपने आप एसोसिएट है, वो दूसरे के साथ कोई इंटरैक्शन ही नहीं है. दूसरे के साथ अगर इंटरैक्शन नहीं है तुम कैसे कंसीडर करोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? कि मान लो तुम एक सोसाइटी में हो तो सोसाइटी में रहने के लिए यू हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द अदर पीपल्स, अदरवाइज यू कैन सर्वाइव. तुम आइसोलेट होकर एक सोसाइटी में रह नहीं पाओगे. Got it? That's a very common fact जो हम लोग सबके साथ होता है. So we have to consider the inter part to explain this kind of water boiling point. इसका ज़्यादा है, इसका कम है. Because inter में क्या होता है कि inter अगर कोई molecule exhibit करता है inter molecular hydrogen bonding, that will not have this kind of strong association. Okay? और उसका boiling point और भी कम होता जाता है. सुबह के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, थोड़ा नॉइज इधर उधर से आएगा तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना. ठीक है, तो जो भी है ये इंट्रा है, दूसरा है इंटर. तो इंटर को लेकर जब हम लोग बात करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर जब हम बात करते हैं, तीन मॉलिक्यूल हमारे पास आता है. एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है फ्लोरीन. और जब तुम्हारे पास ये तीन सिस्टम है, टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू हैव टू कंसीडर दिस एटम्स. ओके, सो यू हैव टू जज दैट फैक्टर कि तुम्हारे पास एक डेल्टा प्लस का हाइड्रोजन है, तुम्हारे पास ये तीनों एटम है, सो दे कैन एसोसिएट. ओके, एंड यू हैव दोस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. This is the part to explain this kind of intermolecular hydrogen bonding that are happen between water and the other system. Okay, and when you have this kind of intermolecular hydrogen bonding that happen in the system, they will exhibit a strong amount of boiling point and the melting point effect. मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो ज्यादा होता जाएगा जब तुम्हें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगा. जैसे मान लो इफ वी कंसीडर द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 18 बट इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100. कभी सोचा है ये इसके बारे में? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है 44, लेकिन ये तो गैसियस स्पीसीज है, ये तो लिक्विड में एग्जिस्ट ही नहीं करता. इतना बड़ा मॉलिक्यूल होने के बावजूद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस सिस्टम. तो मतलब कुछ तो एबनॉर्मल चीज है जो एक्सप्लेन कर रहा है दैट वाटर हैव दिस काइंड ऑफ एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी. दैट इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे H2S में जो सल्फर है, दैट सल्फर इजंट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके अकॉर्डिंगली यू कैन कंसीडर दैट विल मेक एनी काइंड ऑफ any kind of intermolecular hydrogen bonding. So for that H2S haven't that kind of intermolecular hydrogen bonding which exhibit over the molecular physical effect. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली H2S का बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर से ज़्यादा होगा नहीं बिकॉज वाटर में एसोसिएशन ज़्यादा है. तो इसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली H2S का बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर से ज़्यादा होगा नहीं बिकॉज वाटर में एसोसिएशन ज़्यादा है. तो उसके अकॉर्डिंगली
तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, लेस देन 300 हो सकता है, मोर देन 300 हो सकता है, मोर देन 300 लेस देन 300 ये भी चीज हो सकता है, लेकिन ये मोर देन 400 ये चीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये H2S का एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है पता है किसी को? होता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसका मतलब क्या है? -60 मतलब कितना आ रहा है? -60 मतलब आ रहा है कि 273 से माइनस करो 60 का कितना आएगा? इट विल बिकम 213 केल्विन। ओ मतलब क्या आ रहा है? वाटर के यहाँ पे 373 है, यहाँ पे क्या आ रहा है? -60 मतलब 213 केल्विन। तो बात ही कुछ अलग है। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है कि लेस देन 300, बिकॉज यहाँ पे जो एसोसिएशन है ये इतना ही वीक है दैट इट एग्जिबिट अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 213 केल्विन। और ये होना भी जायज़ है बिकॉज H2S इज अ गैसियस मॉलिक्यूल, इट विल नॉट हैव अ फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो होता नहीं। 2 और 3 में से एक में हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के बावजूद खाली वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इसका बॉइलिंग पॉइंट अबव 300 डिग्री होगा। मतलब अगर अबव 300 डिग्री होता है तो मतलब क्या आ रहा है? अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर में इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल एग्जिबिट इन द लिक्विड फेज, जो कि होने नहीं वाला है। हम लोग को पता है H2S हैज अ रोटेन एग स्मेल। सही में this is the gaseous species and it has, so it should have the option number 1 that is the correct one to answer the question. तो एक चीज हम लोग ये क्वेश्चन से जो सीखने वाले हैं वो ये है कि कभी भी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन दे और तुम ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर तुम एक भाषण दे रहे हो कि सर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए ये चीज का कोई वैलिडेशन नहीं है। यू हैव टू कंसीडर सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन दैट सिस्टम। इफ इट्स हैज देन यू कैन कंसीडर कि हाँ चलो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चलो इसका इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू जज दैट काइंड ऑफ बिहेवियर for that certain system about the physical characteristics. समझ में आ रहा है कि नहीं? So that is something called hydrogen bonding which is happen in case of only NH3, H2O and HF. These are the 3 molecules which are showing hydrogen bonding power. और कुछ नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, और अगर लग रहा है कि सर आप जो थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बिकॉज हम लोग जब मैं वीडियो बनाता हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मान लो अब जब बना रहा हूँ, द थिंग इज ये 1:1 भी कॉन्वर्सेशन नहीं है। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन 1:0 है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो बोल रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे बोलना चाहिए, ये मुझे लग रहा है कि वही मैं बोल रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, तो वो चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट नोट में डालूंगा। ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो जो भी है जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। अगेन देयर इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन एग्जाम। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है पता है किसी को? फॉस्फोरिक एसिड का डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं H3PO4 प्लस H3PO4। क्या बोलेंगे इसको डालेंगे एक साथ। यहाँ पे क्या इग्नोर करो, देखो 3 3 कितना 6 का हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 4 8 आ रहा है, उसको कितना लिखेंगे? उसको लिखेंगे 7। हो गया H4P2O7। कितना आएगा? ये होगा हम लोग का पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही होगा हम लोग का पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर करते हैं चलो। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डिहाइड्रेशन करके कैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं देख लो। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा मजा है, बिकॉज अगर तुम्हें स्ट्रक्चर, ये पी ब्लॉक वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रक्चर से ही आता है, तो स्ट्रक्चर अगर पता है तो
तुम ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो यू कांट हैव दैट पार्ट। H2 निकाल रहे हैं, क्या देखने में लग रहा है, देख लो, P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है OH, यहाँ पे कितना आ रहा है OH, यहाँ पे POP एक बॉन्ड है, बहुत सही है, यहाँ पे कितना आ रहा है OH, यहाँ पे कितना आ रहा है OH, समझ में आया कि नहीं? दिस इज H4P2O7। अगर नहीं समझ में आया तो स्ट्रक्चर देख लो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का डिहाइड्रेशन से बनता है। हमेशा लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप बताइए कि मेंस के लिए इनऑर्गेनिक में क्या पढ़े, ग्रुप के लिए क्या पढ़े। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे पास केमिकल बॉन्डिंग का क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा डेप्थ है तो 50% वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी 50% के लिए एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी को अच्छे से करो, ग्रुप वाला, एसपीडीएफ वाला, ठीक है, अच्छे से देखो, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, उसी के अंदर आएगा क्वेश्चन, ये गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो एनसीईआरटी को देखो, और यहां पे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर पता है तो तुम पाओगे, नहीं है पता है तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो यहां पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को अच्छे से रट्टा मार लो, और केमिकल बॉन्डिंग का जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से डेप्थ निकालो उसका, वहां पे डेप्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हें पता होना चाहिए ये जो फास्फोरस है इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज sp3। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस का डबल बॉन्ड होता है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ होता है। जब ऑक्सीजन का कोई और मतलब हाइड्रोजन वगैरह जब नहीं रहता है तो इट हैज टू सेटिस्फाई बाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट विल मेक डबल बॉन्ड व्हिच इज अ वेरी स्टेबल डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, पी डबल बॉन्ड हो या कुछ और, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं पीपाई डिपाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं पीपाई डिपाई बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का 2p और फास्फोरस का 3d। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि तुम्हें बोलना चाहिए नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ पीओएच, नंबर ऑफ पीओपी। क्या आ रहा है? आ रहा है पी डबल बॉन्ड हो कितना आ रहा है? पी डबल बॉन्ड हो आ रहा है हम लोग का 2 है, तो 2 आ रहा है पी डबल बॉन्ड हो, बहुत सही है। पीओएच कितना आ रहा है? पीओएच आ रहा है 1 2 3 4, 4 आएगा। पीओपी कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं? बात खत्म, और क्या। सो दिस इज द पार्ट टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। तो ये 2 होता, ये 4 होता, ये 1 होता, ऑप्शन था वहां पे 4 जिसमें ये ऑप्शन फिट करता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऐसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड है, जो बोला जाता है H3PO3 होल थ्राइस, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा, H3PO3 होल थ्राइस, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। बहुत सारे हैं जो साइक्लिक है या पॉलीमराइज फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरस के एसिड से क्वेश्चन आएगा, तो ग्रुप 15 का ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो H3PO3 हो, H3PO4 हो, H3PO2 हो, अच्छे से देख लेना है वो वाला पोर्शन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, CFAC का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? टाइटेनियम H2O होल 6 3+, DD ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन का वैल्यू क्या है? 2030 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तुम्हें CFAC निकालना है इन किलो जूल, तो पहले इसका CFAC कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बाद में सारे चीज़ होगा। तो CFAC इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d1। तो CFAC के अकॉर्डिंगली हम लोग के पास अगर T2G होता है, हम लोग के पास अगर EG होता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दिस इज द पोर्शन विच इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इसके लिए इट विल रिक्वायर क्या? इट विल रिक्वायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ओके, एंड फॉर दैट this DD transition it requires around
20,300 सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ एनर्जी। अभी बोलोगे सर इसको कैसे CFSE में कन्वर्ट करें, और वो भी किलो जूल में। किलो जूल वाला हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। किलो जूल वाला हो जाएगा, इसको कैसे कन्वर्ट करें वो देखो। तो तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन वो आ रहा है कुछ ऐसा T2G1 Eg0, ये है तुम्हारा CFSE कॉन्फ़िगरेशन। उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो CFSE वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, बहुत देखो बहुत सिंपल है, -0.4 डेल्टा O इंटू 1। सही में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई पेयरिंग एनर्जी भी नहीं है, बहुत सही है। तो टोटल कितना आ रहा है 0.4 डेल्टा O। सही में, बिकॉज T2G में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, T2G में होता है -0.4 और EG में कितना होता है, EG में होता है +0.6। समझ में आया कि नहीं? एंड फॉर दैट this delta O is represented by this term, which is something the absorption maxima, that is 20,300 centimeter inverse, जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, because this is the energy that is required to excite the electron from T2G to EG level, that is called DD transition, and for that you require 20,300 centimeter inverse of energy, which is something represented like this. So -0.4 into 20,300 centimeter inverse, जिसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, it will become 4/10 into 2,300 centimeter inverse. It will get cancel out each other, so 0, it will become 0, 2, 1, 8, ठीक है। दिस इज 8120 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पे और एक बवाल दिया हुआ है। क्या बवाल दिया हुआ है कि किलो जूल मोल इनवर्स में तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है। तो एक रिलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। किलो जूल पर मोल को ये लोग बता रहे हैं कि 83.593 सेंटीमीटर इनवर्स, ये है हम लोग का पार्ट। 1 किलो जूल के लिए इतना है, तुम्हारे पास इतना सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। 8.20 by 83.593 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया होगा? इसको जब तुम डिवाइड करोगे देयर विल बी सम आंसर, और वो कितना आएगा, ये कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट 97 कुछ आएगा। ये मुझे याद नहीं है, ये कैलकुलेशन करने देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी भी नहीं है, ये हो जाएगा। 97 आई थिंक किलो जूल, कुछ 97 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आई थिंक पकड़ लो 97.1 कुछ ऐसा आएगा आंसर इसका, -97.1। इसका शॉर्टकट भी हो सकता है, ठीक है, अगर ऑप्शन हुआ तो। देख रहे हो कि यहाँ पे 83 इंटू 100 कितना होगा, 8359, यहाँ पे 8120 है, तो ऑब्वियसली 100 तो नहीं आएगा, 100 से थोड़ा कम ही आएगा। कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट 98 या 99 या 97, ये रेंज में आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर तुम बिठाओगे तो इट विल बिकम 97.1 किलो जूल मोल इनवर्स, विच इज समथिंग रिप्रेजेंट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे ही CFSE पहले निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, देन विल हैव द वैल्यू ऑफ दिस CFSE इन किलो जूल मोल इनवर्स। हम लोग का सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है ये जो वैल्यू है, ओके, दिस इज कमिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स, उसको हम लोग को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, एंड फॉर दैट वी हैव अ सिंपल रिलेशन विच होल्ड्स द रिलेशन बिटवीन किलो जूल एंड सेंटीमीटर इनवर्स। उसको पुट कर दो, बाकी बात ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और एक क्वेश्चन है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, दिट इज कमिंग फ्रॉम द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, यू हैव 4 स्पीसीज। अभी क्वेश्चन आएगा, बोलोगे सर वीकेस्ट बॉन्ड बार निकालने के बोला है, तो वीकेस्ट बॉन्ड के लिए हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ, और प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उतना कम होगा। सॉरी उल्टा बोला मैंने, जो भी है एक बार रिपीट कर देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब वीक होगा बॉन्ड,
और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रांग होगा बॉन्ड। जैसे मान लो एज एन एग्जांपल पकड़ लेते हैं, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, so it will make a very strong bond because it has 3 bond that are happen between 2 nitrogen atom, n triple bond n, which makes the bond very strong. तो यहां पे क्या करना चाहिए हम लोग को करना चाहिए NO प्लस, NO2 प्लस, NO माइनस और NO, सही में। तो यहां पे हम लोग का शॉर्टकट एक मेथड आना चाहिए, बिकॉज अभी मान लो कि NO का एमो डायग्राम अगर मुझे ड्रॉ करना पड़े और एग्जाम है मेरा 3 घंटे का, जहां पे मेरे को 20 से 22 क्वेश्चन करना है, बहुत डेप्थ वाइज फॉर्मेट में करना है, ऐसे करके मुझे 80 to 84 क्वेश्चन करना है, बोलोगे कि सर जरूरत नहीं है छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी बोलोगे सर ऐसा हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, स्किप करने की जरूरत नहीं है, स्किप करने की मत सोचो, ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, तुम्हें एक शॉर्टकट दिखाऊंगा जिससे तुम ये क्वेश्चन का आंसर चुटकी में अप्रोक्सीमेट 1 मिनट या उससे कम में कर सकते हो, ठीक है। देखो, तो शॉर्टकट रूल है, बहुत ही एक शॉर्टकट रूल है जिसके अकॉर्डिंगली बोला जाएगा NO2, ठीक है। N2 का बॉन्ड एटॉमिक नंबर होता है 14, मतलब एटॉमिक नंबर ऐसे आता नहीं है बिकॉज एटॉमिक नंबर इट्स फॉर द एटम्स। जैसे मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन, चलो पकड़ लो, ये सही होगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सही है, और बाई है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे आएगा 7 + 7 दैट इक्वल टू 4। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है, क्लास 9 से पढ़ रहे हो, 3 बॉन्ड होता है, n ट्रिपल बॉन्ड n, पता है। अभी 15 का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, क्या आएगा 15 का एलिमेंट, 15 का एलिमेंट पकड़ लो O2+, ठीक है, या पकड़ लो N2-, उसमें क्या आएगा 15, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा पता है 2.5, ये 1 करके इंक्रीज करेगा और ये 0.5 करके डिक्रीज करेगा। 13 का कोई एलिमेंट ले लो, 13 का एलिमेंट क्या लेते हैं, चलो N2+ लेते हैं, बहुत सही है। N2+ में कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 में भी ये 2.5 आएगा, मतलब एक इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वॉट एवर इट इज, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम एक इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, 0.5 डिक्रीज होगा। तुम्हें स्टैंडर्ड रखना है किसका, नाइट्रोजन का, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें निकालना है बाकी सबका। जैसे मान लो ये 14 है, ऑक्सीजन में कितना होता है O2 में, O2 में आता है 16, 16 में तुम कितना पाओगे 2, देखो मैच खाएगा 2, कैसे 2, 3, 2.5, 2, मतलब 14, 15, 16, 0.5 करके डिक्रीज हो रहा है। और ये तो सभी को पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, ठीक है। यही शॉर्टकट मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर दिस काइंड ऑफ हेटेरोएटॉमिक एमो डायग्राम। तो NO+ में कितना आएगा, NO+ में हम लोग का आएगा, नाइट्रोजन का कितना है 7, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो कितना आ रहा है 7 + 8 15, 15 से 1 माइनस करो आएगा 14। यहां पे कितना आएगा, यहां पे आ रहा है तुम्हारा 7, 7 के साथ कितना पाओगे, 7 के साथ तुम पाओगे 8, 15, 15 का 2 माइनस करो कितना आएगा 13। यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 15, यहां पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 16, माई मिस्टेक, यहाँ पे 16 आएगा, और यहाँ पे आएगा 15, 7 + 8 15। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। ये रूल को अप्लाई करते हैं। NO+ में कितना आएगा, तब एक एक करके लिखते हैं। NO+ में कितना आएगा बताओ, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3, बहुत सही है। NO2+ में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, NO2+ में बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आया 13, 13 मतलब एक पीछे जा रहा है तो इट विल बिकम 2.5, बहुत सही है। NO- में कितना है 16, 16 में कितना आएगा, 16 में तुम आएगा 2, बिकॉज 3 से 2.5 फिर 2.5 फिर 2, और NO में कितना है 15, 15 में कितना आएगा 15 में आएगा फिर 2.5, बहुत सही है। समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल है। तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कितना किसका आया है, NO- का, बिकॉज इट हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो बॉन्ड सबसे वीक होगा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, सही में। सो द वीकेस्ट बॉन्ड दैट इट हैज NO-। ये शॉर्टकट मेथड को तुम यूज कर सकते हो फॉर वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आर कमिंग, when the questions are coming from the MOT,
ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिज्म को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए तुम्हें एमओटी डायग्राम ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर बाद में क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी शॉर्टकट है मेरे पास, वो बता दूंगा। अभी के लिए ये शॉर्टकट को दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसमें तुम 2-3 सेकंड में या 10 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में तुम आंसर कर पाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, थोड़ा यहाँ पे इधर उधर हो गया है, ये टेबल को मैं ऐसे करके बाहर कर लेता हूं सबसे। ठीक है, ये टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये टेबल को अच्छी तरीके से फॉलो अप करो। ठीक है, एक डिक्रीज या एक इंक्रीज के लिए द बॉन्ड ऑर्डर शुड हैव टू डिक्रीज बाय 0.5। दैट्स द फैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई मत करना, फिर बोलोगे सर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई किया और सर ने कॉपी पूरा 0 डाल दिया उसमें, वो आंसर का जो नंबर था। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए ये नहीं है, ये खाली कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जितना भी क्वेश्चन किया है इन एमसीक्यू फॉर्मेट, हर एक में ये वाला जो ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ट्रिक मोर और लेस सेटिस्फाइड है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन में जाता है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन नोबल मेटल गोल्ड एंड प्लैटिनम आर ट्रीटेड विद एक्वा रिजिया? बहुत सही है, चारों गैसेस दिया गया है। गोल्ड मेटल, अभी पता है सभी को कि एक्वा रिजिया क्या है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 3:1 रेशियो, 1 रेशियो में HNO3, 3 रेशियो में HCl, which is a very famous thing to form NOCl plus Cl2 plus H2O, in which this NOCl is called nitrosyl chloride, which can decompose into NO plus Cl. That Cl can be have the nascent chlorine, and also this NO can convert into the NO2 by air oxidation. So brown fumes वहाँ पे भी निकल सकता है, जैसे HNO3 में continuously brown fumes निकलता है। Okay, and this NOCl or the HNO3 plus HCl part has a remarkable role to dissolve this kind of noble metal of gold, platinum, because these are the metals which are very inert to solubilize in various kind of solvent. Solubilize का मतलब क्या है? Solubilize का मतलब है तुम कोई भी मेटल दे रहे हो, वो मेटल अगर नाइट्रिक एसिड में आ रहा है तो नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे मान लो कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट करेगा, एंड यू हैव अ कॉपर सॉल्ट विच मेक द सॉलिड मेटल डिसॉल्व इनटू दैट सिस्टम। सही में? सो फॉर दैट व्हेन यू हैव गोल्ड एंड प्लैटिनम, they are also react with HNO3 and HCl by forming a very strong auric chloride AU3+। इसको AU3+ में कन्वर्ट हो रहा है ये, प्लस वेरी फेमस NO H3O प्लस H2O। ठीक है, AuCl4- ऑरिक क्लोराइड, जिससे ऑरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, तो यहां पे जो चीज लिबरेट होता है दैट इज कॉल्ड द नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज द गैसियस स्पीसीज। ओके, this is a very strong mixture of 1:3 ratio, which is one of the most strongest oxidizing agent that we have. It convert gold 0 state to +3, very interesting, 0 to +3. It's a very strong oxidizing agent, and the main reaction that is happened between them is something looking like this. Now nitrosyl chloride, it decomposes into NO, and this NO can convert into NO2 at room temperature. Brown fumes can form by oxidation obviously. और प्लैटिनम में क्या होता है? प्लैटिनम में यही चीज होता है, अलग कुछ नहीं होता है। प्लैटिनम को HNO3 H+ NO3- के साथ रिएक्ट करके इसको पहले प्लैटिनम 4+ में कन्वर्ट किया जाता है, प्लस NO होता है, प्लस H3O+ होता है, प्लस H2O होता है। बहुत सिंपल है, ये प्लैटिनम 4+, ये HCl का Cl- के साथ रिएक्ट करके इट विल हैव द फेमस कॉम्प्लेक्स of PtCl62-, the famous one, in which the platinum is in +4 state and it dissolves in the mixture.
So it will form PtCl6 2 minus and this is AuCl4 2 minus. It is converting into gold. The gold is converting into Au through Au3 plus, and in case of platinum it is converting to platinum into from converting platinum to platinum 4 plus, and as a result it gets solubilized in the system. So the correct answer is in most of the cases तुम देख रहे हो यहाँ पे NO liberate हो रहा है, and for that NO this is the correct option that you have to choose. समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्शन को लिख लो बहुत सही तरीके से. These are the very remarkable thing for the aqua regia. बहुत ही हार्मफुल एक केमिकल है. अगर aqua regia की किसी के बॉडी में कांटेक्ट में आ गया तो बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकता है. स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस फ्यूम्स ऑफ दिस HNO3 एंड HCl मिक्सचर बहुत ख़राब है. अगर HCl HNO3 को जब तुम मिक्स करोगे एंड व्हेन यू हैव द aqua regia कॉम्पोजिशन, तुम उसको ज़्यादा देर रख नहीं पाओगे बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वेरी बैड स्मेल. मतलब बहुत ही हैज़ार्ड एक स्मेल है जो तुम ज़्यादा देर तक ले नहीं पाओगे. ओके, सो बी कॉशियस जब भी तुम ये aqua regia को लेके कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे. वेरी कॉशियस, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, एंड इट इज़ वाइडली यूज टू सॉल्युबलाइज नोबल मेटल्स दैट इज गोल्ड, प्लैटिनम. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये था आज का कॉन्सेप्ट. ये 7 या 6 जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया तुम लोगों के साथ, दिस आर द पार्ट विच आई वांट टू एक्सप्लेन विथ यू. ओके, आई वांट टू शेयर विथ यू. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है. पहले ऑर्गेनिक का हो गया, ऑर्गेनिक का देख लो, इसके बाद इनऑर्गेनिक का देख लो, जल्दी फिजिकल का भी आने वाला है. देन वी हैव द कंप्लीट पैकेज ऑफ द 3rd सितंबर. मैंने इसलिए इसको समराइज नहीं किया है कि एक साथ हो जाना इजी है. मुझे भी बोलने में इजी होगा, तुम लोग का भी सुनने में इजी होगा कि सर सब इनऑर्गेनिक का है. अभी तुम कर सकते हो कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ फिजिकल, एक साथ सम कर सकते हो. जैसे मैंने 2 सितंबर का कोई वीडियो डाला था वो वैसे ही था, सम था सब एक साथ. तो फिजिकल का आने वाला है. यहाँ पे फिजिकल का ज्यादा क्वेश्चन है. आउट ऑफ द 22 or 22 क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर द फिजिकल. फॉर नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस 14 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक. 14 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कमिंग फॉर द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक पोर्शन. रेस्ट ऑफ द थिंग दैट इज कमिंग फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, जो आएगा जल्दी में. तो यही तक मुझे बताना था अबाउट this JEE Mains 2020 3rd September morning shift memory based question paper solve portion. I hope you understand the concept that I am sharing with you. अगर अच्छा लगे वीडियो को तो एक बार लाइक दे देना, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज इतना मेहनत के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक तो बनता है. और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्त लोगों के साथ कि सर ने ये चीज़ बोला है. और कोई भी जगह में अगर प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो. तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज B.Chemistry. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. पढ़ाई में ध्यान दो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें डालो. आई होप इन फ्यूचर यही चीज़ तुम्हें आगे ले जाएगा. ठीक है, सो दैट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.